खबरें तफसील से। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर दौरे के दौरान मुजफ्फरनगर में हुए फसाद का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने मुजफ्फरनगर में हुए फसाद को बहुत नजदीक से देखा है। जो मुतासिर थे उन्हें मुलजिम बना दिया गया और जो मुलजिम थे उन्हें मुतासिरा की फहरिस्त में जगह दे दी गई। अमित शाह ने कहा कि मैं आज भी मुजफ्फरनगर में हुए फसाद के जख्मों को भूला नहीं हूं। मुझे उम्मीद है बीजेपी के फतह का ऐलान यहीं से होगा। आज उत्तर प्रदेश का हाल ये है कि यहां बीजेपी की सरकार बनने के बाद गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर जा चुके हैं। वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। खैर मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं। फिर भी 14, 17 और 19 को जब भी यहां भारतीय जनता पार्टी आई, जब भी मैं आया, जब भी मोदी जी आए, आपने भाजपा की झोली को वोटों से भरकर यहां से हमारे यही मुजफ्फरनगर है जिसने 2017 में, 2014 में और 2019 भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया। यहीं से लहर उठती है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ करती है। इस बार भी मुझे भरोसा है कि यहां से ही भारतीय जनता पार्टी के विजय की नींव डाली जाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 12-13 में मैं जब घूमता था, ऐसे ही मंच पर कार्यकर्ता बैठे होते थे और कहते थे, अमित भाई आपकी सिक्योरिटी का क्या हाल है? यहां पर हर व्यक्ति को सिक्योरिटी की चिंता होती है। जिस प्रकार से सपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला, भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर थे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने डोर टू डोर मुहिम के तहत बरेली में लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा के हमरा पार्टी कारकुनान की भीड़ देखी गई। जेपी नड्डा ने लोगों से मुलाकात करके बीजेपी के लिए वोट मांगे। वहीं बीजेपी के इस डोर टू डोर मुहिम के दौरान बहुत से कारकुनान बगैर मास्क के देखे गए, जबकि खुद जेपी नड्डा भी बगैर मास्क के नजर आए। दीगर सियासी जमातों ने इसको कोरोना प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी बताते हुए कहा है कि क्या बीजेपी सदर के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक बयान में कहा कि बीजेपी डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट मांग रही है और इलेक्शन कमीशन की हिदायत का भी खास ख्याल रख रही है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा के डोर टू डोर मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन की हिदायत को बालाए ताक रख दिया गया है। जब चुनाव आचार संहिता के क्रम में यह तय किया गया है कि 5-5 लोगों का एक समूह हो, लोगों के पास वोट मांगने हाथ जोड़ करके जाएगा। भाजपा जा रही हर घर और हर द्वार हाथ जोड़ करके हम लोग वोट मांग रहे हैं। जब चुनाव आचार संहिता के क्रम में यह तय किया गया है कि 5-5 लोगों का एक समूह हो, लोगों के पास वोट मांगने हाथ जोड़ करके जाएगा। भाजपा जा रही हर घर और हर द्वार हाथ जोड़ करके हम लोग वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दौरान अखिलेश यादव इंतखाबी दौरे पर हैं। आज अखिलेश यादव ने गाजीपुर में आरएलडी के सदर जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इत्तेहाद में उनके शिराकतदार हैं। इस मौके पर अखिलेश ने किसानों के मसले पर बीजेपी पर हमला करते हुए दोबारा अपनी हुकूमत बनाने का दावा किया है।
अखिलेश यादव ने ज़राई कवानीन के हवाले से किसानों पर होने वाले जुल्म का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि किसान मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, जिनकी यकजहती की वजह से हुकूमत को झुकना पड़ा और तीनों कवानीन को वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बात की वजाहत नहीं कर सकती कि ज़राअत के तीनों कवानीन क्यों लाए गए और फिर उन्हें क्यों वापस लेना पड़ा। इसी दौरान अखिलेश यादव ने अपनी जेब से लाल रंग की पोटली निकालकर कहा कि हम किसानों के हक में मजबूती से खड़े हैं। अखिलेश यादव ने आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जिक्र करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां ही यूपी से बीजेपी का सफाया करेंगी। किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर सील किया गया, कीलें लगाई गई, बोल्डर्स लगाए गए, न जाने कितनी फायर ब्रिगेड, न जाने कितनी पुलिस, और उसके बावजूद भी किसान न गाजीपुर बॉर्डर से हटा, न टिकरी बॉर्डर से, और जहां जहां बैठा था किसान वहां बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि कब सरकार उनकी बात मानेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून वापस लिए हैं, आज तक किसानों को नहीं समझा पाए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहिए कि 3 कानून लाए थे तो तीनों कानून उनके हक में कैसे थे, और जब तीनों कानून हटाए उन्होंने तो तीनों कानून किसानों के हक में क्यों नहीं थे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित क्यों किया। अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए मैं अपने संग अन्न लेकर के चलता हूं। ये अन्न की लाल पोटली, लाल टोपी और अन्न की लाल पोटली, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और हमने तो कहा कि अन्न संकल्प कोई भी ले सकता है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और हटाने के लिए और इनको भगाने के लिए। और जिस तरीके से कोरोना आया और आपने देखा कि मजदूर अपने घर पैदल पैदल चले गए। ये सरकार चाहती तो सबको घर पहुंचा सकती थी, लेकिन इस सरकार ने किसानों को मजबूर किया, मजदूरों को मजबूर किया। सोचो, सेविंग का पैसा लोगों ने निकाल करके अपने परिवार के लोगों का इलाज और मदद करने का काम किया था। उस समय जब सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी, तब सरकार ने गरीबों को, आम लोगों को अनाज छोड़ने का अगर किसी ने काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने। इसको को रोजगार और नौकरी दे दें। अगर रोजगार और नौकरी के लिए हमें कोई बड़ा पैकेज भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार पीछे नहीं हटेगी। किसान जो हमें पेट भरता और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर मीम अफजल ने कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, जिसकी जिम्मेदार खुद बीजेपी है। बीजेपी ने किसानों को साल भर परेशान किया। ये तो बिल्कुल हकीकत है कि दरवाजे बंद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वेस्टर्न यूपी में, लेकिन उसकी वजह सिर्फ जयंत चौधरी नहीं है, उसकी वजह सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह किसानों के साथ जो सुलूक किया और 1 साल तक जिस तरह उनको बर्बाद किया गया और जिस तरह से उनकी शहादत हुई, 700 से ज़्यादा किसान जो हैं वो मारे गए, और उसके बाद इस मसले को डील करने में जिस बर्बरता के साथ काम किया गया, टायरों में कुचला गया उनको, किसानों को, और उसके बाद कोई एक्शन भी उस मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हुआ जिसके बेटे ने सब कुछ किया, तो वो असल वजह है। सीधे रुख करेंगे यूपी के बागपत का, जहां पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ खिताब कर रहे हैं। इस समय ये पैसा कहां जाता था? समाजवादी पार्टी के चंद लोगों को समाजवादी पेंशन के नाम पे दी जाती थी। हमने कहा नहीं भाई, पेंशन न समाजवादी होती है न कांग्रेसी होती है।
यह तो केवल पेंशन होती है, गरीब की मिलनी चाहिए और उनको पेंशन भी दी। ये राशन का पैसा भी बटोर करके तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा देते थे। हमने कहा नहीं, तस्करी नहीं होगी, ये पैसा ये गरीब का राशन है, गरीब को ही मिलेगा। 15 करोड़ गरीबों को 2 बार, डबल इंजन की सरकार है तो डबल बार हम राशन भी देंगे। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं। जो सरकार ने किया है, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, सड़क है, बिजली है, पानी है, मकान है, स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, ये सब जो भी किया है, इसलिए नहीं किया कि हम इसके नाम पे वोट मांगेंगे। ये हमारी ड्यूटी थी, हमने अपने धर्म का निर्वहन किया, ये हमारी जवाबदेही थी। मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, अगर जनता जनार्दन को लगता है कि ये सब अच्छा हुआ है और ये अनवरत आगे चलना चाहिए, बेटियां इसी प्रकार से सुरक्षित रह करके जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति न हो, चेहरा देख करके भेदभाव न हो, अन्याय और अत्याचार बंद हो, शोषण पूरी तरह इसी प्रकार से बंद रहे, गुंडागिरी और माफियागिरी बंद रहनी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ने बागपत से लोगों से अपील की कि वो बीजेपी के हक में वोट करें। आगे बढ़ेंगे। पेगासस स्पाईवेयर मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। अमेरिका के एक रोजनामे में शाया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हिंदुस्तान ने पेगासस स्पाईवेयर 2017 में इसराइल से दिफाई सौदे के तहत खरीदा था। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस $2 अरब के दिफाई सौदे का हिस्सा था। अखबार ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के बारे में भी लिखा है कि एजेंसी भी इस सॉफ्टवेयर को खरीदने की ख्वाह थी, लेकिन 1 साल तक टेस्ट करने के बाद इसने इसका इस्तेमाल न करने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको और सऊदी अरब के जरिए पेगासस का इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब ने मुखालिफिन, जिहादकारों और सहाफियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। सहाफी जमाल खशोगी के साथियों की निगरानी के लिए भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट पर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने मरकज से वजाहत तलब की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि जाहिरी तौर पर हुकूमत ने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। वहीं अखबार के इंकशाफ पर कांग्रेस ने मरकज पर सख्त हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि रोजनामे की रिपोर्ट से कांग्रेस के मौकिफ को तकवीत मिली है। समाचार पत्र ने वो साबित कर दिया जो कांग्रेस हमेशा कहती थी। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पेगासस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। यह प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। 5 सत्य अब सामने हैं। नंबर 1, मोदी सरकार ने साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे तो इजराइल से जो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा उसके सेंटर पीस में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर था और $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से इसकी खरीद की गई। दूसरा सत्य, पेगासस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह गैर कानूनी तरीके से सेल फोन के मालिक की जानकारी या इजाजत के बगैर आपके सेल फोन को, देश के नागरिकों, यह हैक करता है, व्हाट्सएप को भी और सेल फोन को भी। आपके माइक्रोफोन और कैमरा दोनों को कैप्चर कर लेता है और फोन ऑन हो या बंद हो, उसके चारों तरफ जो बात हो रही है उसकी फोटो और उसकी वार्तालाप ये गुप्त तरीके से सेलफोन के मालिक की जानकारी के बगैर
मोदी जी की एजेंसियों को भेजता है। और मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने पार्लियामेंट को धोखा दिया। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने यह कहा कि इस प्रकार के किसी सॉफ्टवेयर की खरीद की उनको जानकारी नहीं, मैं वो कागजात आपको भेज रहा हूं। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय ने देश के धोखा दिया। आरटीआई के एक जवाब में कहा कि उन्होंने इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर खरीदा ही नहीं। मध्य प्रदेश में हुकूमत के दावों के बावजूद मजहबी मुनाफरत कम होने का नाम नहीं ले रही है। नाम निहाद तंजीमों के जरिए एक फिरके के लोगों को जदोकूब करने का सिलसिला जारी है। खंडवा में एक फिरके के लोगों का घर और गाड़ी जलाने का मामला अभी सर्द भी नहीं पड़ा था कि मध्य प्रदेश के रतलाम में बोहरा समाज के एक शख्स को उसके इसलिए मारा गया कि उसने गाय के सामने बैठकर इस्तंजा किया था। हालांकि सैफुद्दीन नामी शख्स ने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी है। इसके बावजूद उसे जदोकोब किया गया। मामला सुर्खियों में आने के बाद हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बोहरा समाज में इस मामले को लेकर नाराजगी बरकरार है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों में आ रही कमी को देखते हुए महकमा तालीम ने बोर्ड इम्तिहानात को मुनक्किद कराने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूल तालीम इंद्र सिंह परमार का कहना है कि इमसाल बोर्ड के इम्तिहानात का इनेकाद हर हाल में किया जाएगा और तलबा को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। वजीर तालीम ने वाज़े तौर पर कहा है कि बोर्ड के इम्तिहानात की तारीख तक अगर हालात साजगार हो गए तो उन्हें तारीखों पर इम्तिहानात होंगे और अगर हालात साजगार नहीं रहे तो इम्तिहानात की तारीख में तौसी की जाएगी, लेकिन बोर्ड के इम्तिहानात का इनेकाद हर हाल में किया जाएगा। चाहते हैं कि पढ़ाई हम पूरी कराएं और परीक्षा लेंगे। 10वीं और 12वीं का बोर्ड की परीक्षा का जहाँ तक सवाल है वो भी कोरोना की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। यदि कोरोना हमारी इस तारीख तक ठीक ठाक रहा, कंट्रोल में रहा, तो हम परीक्षा लेंगे। हमारी पूरी तैयारी है। अन्यथा थोड़े दिन बाद हम परीक्षा लेंगे, लेकिन परीक्षा लेंगे। इसलिए मैं सभी छात्रों से, अभिभावकों से, आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि सब अपनी पढ़ाई करें, घर पर पढ़ाई करें, अपने शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त करें और पढ़ाई बाधित ना हो, किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आए। तो दोनों मामलों पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहताब आलम राज तौर पर भोपाल से जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, सबसे पहले बात करेंगे रतलाम मामले की। हालांकि पुलिस की तरफ से इस मामले में कार्रवाई कर ली गई है, लेकिन ऐसे वाकयात मध्य प्रदेश में लगातार देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में इन मामलों के लिए किसको जिम्मेदार समझा जाए? क्या इंतजामिया नाकाम है, हुकूमत नाकाम है, या हुकूमत जिम्मेदार है, या फिर जो आम लोग हैं वो ऐसे वाकयात के लिए जिम्मेदार हैं? सहबा, इस तरह के वाकयात तब होते हैं जब शरपसंद अनासिर को पॉलिटिकल शेल्टर मिलता है। हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन जब हुकूमतों के जरिए इस तरह की चीज़ों पर जो है पुष्पनाही की जाती है तो ऐसे मामले रूनुमा होते हैं। अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो मध्य प्रदेश में चौथा मामला है। चाहे हम आलोट की बात करें, उज्जैन की बात करें, खंडवा की बात करें, या ये रतलाम में जो मामला हुआ है, ये चौथा मामला है कि बातें हुकूमत की सतह पर की जाती है, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात की जाती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो पुष्टपनाही होती है कि मामला थाने तक जाने के बाद वहाँ पर देखा जाता है उनके खिलाफ वो दफात, वो धाराएं नहीं लगाई जाती जिस पर सख्त कार्रवाई की जा सके। रतलाम के मामले में पुलिस के जरिए हालांकि कार्रवाई की गई है, लेकिन समाज के अंदर, बोहरा समाज के अंदर जो नाराजगी है कि उसमें बड़ी मामूली दफात लगाई गई हैं, जिससे वो शरपसंद अनासिर जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है वो छूट जाएंगे। वो चाहते हैं कि इसमें सख्त दफात लगाए जाए और इसी को लेकर जो है 4 बजे के करीब वो जो है एसपी रतलाम से मुलाकात भी करेंगे। वहीं मेहताब आलम, लगातार मध्य प्रदेश के वजीर आला लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंगें भी करते रहते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं नजर आ रही है ऐसे वाकयात को देखते हुए। देखिए, ऐसे वाकयात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत जब तक कैपिटल पनिशमेंट के इंतजाम नहीं करेगी, मजहब की, जात की, बिरादरी से ऊपर उठकर जब तक कानून की बालादस्ती को कायम करने के लिए काम नहीं होगा, इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम रतलाम की बात करें, खंडवा की बात करें, उज्जैन की बात करें, आलोट की बात करें, इस तरह के वाकयात इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इसके पीछे एक सियासत होती है और उस सियासत
ये भी होती है कि जिस तरह की जो अनासिर है उसमें वोट बैंक का भी मामला होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनवरी में जिस तरह के पंचायत इंतखाबात होने थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद उसको मुलतवी कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में पंचायत के इंतखाबात भी होंगे, नगर निगम के इंतखाबात भी होंगे और इसके बाद अगले साल असेंबली के इंतखाबात भी हैं। तो ऐसी चीज़ों को पुष्पनाई करके कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की जो कोशिश होती है वो समाज के लिए और इस तरह के मामलों के लिए जो है खतरनाक होती है और हुकूमत को इस पर गौर करने की जरूरत है ताकि एक अच्छा माशरा कायम किया जा सके। बिल्कुल, ऐसे वाकयात को रोकने की अशद जरूरत है और इसमें यह भी जरूरत है कि हुकूमत इस मामले को लेकर संजीदा हो जाए ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। मेहताब आलम, अगली खबर का रुख करेंगे बोर्ड इम्तिहान के हवाले से। वजीरे तालीम का ये कहना है कि हर हाल में इम्तिहान मुनक्किद होंगे, लेकिन इस मामले को लेकर तस्वीर कब साफ होगी, क्योंकि कोरोना की क्या सिचुएशन है इस वक्त मध्य प्रदेश में? प्रदेश में अगर पिछले एक हफ्ते का हम जायजा लें तो मध्य प्रदेश में जहां कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 90,000 पहुंच गई थी, वहीं पर घटकर वो तादाद जो है 66,000 के करीब आ गई है। अगर आज 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में 8,876 जो है कोरोना के नए मामले आए हैं और यहाँ पर कोरोना रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 90% से ज्यादा है। कोरोना के जो पॉजिटिव रेट है, जो पॉजिटिव शरह है, जहाँ पर 13.9% पहुंच गई थी, वो घटकर जो है 10.7% तक आ चुकी है। तो इस मामले को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह कल और परसों यानी 30 और 31 जनवरी को जो है जो कमेटियां हैं उनके साथ जायजा मीटिंग करेंगे और ये उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से वज़ीर आला शिवराज सिंह ने थोड़ी देर पहले इशारा दिया कि स्कूलों को खोलने को लेकर जो है बड़ा फैसला किया जा सकता है और कल होने वाली मीटिंग में क्या होता है वो देखना होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में 18 और 19 जो है फरवरी से बोर्ड के इम्तिहानात का ऐलान जो किया गया था, वजीर तालीम ने उसकी तरफ इशारा किया है कि अब इस बार जनरल प्रमोशन नहीं होगा बल्कि बोर्ड के इम्तिहानात होंगे और बोर्ड इम्तिहानात को लेकर महकमा तालीम ने पूरी तैयारी कर ली है। बिल्कुल, तो कल 30 और 31 जनवरी को वज़ीर आला मीटिंग करेंगे, तभी ये सामने आ पाएगा कि स्कूल खुलते हैं और फिर किस तरीके से बोर्ड इम्तिहानात का इनेकाद करवाया जाएगा। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।